आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पिछले हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली डिस्कस किया था। आज हम स्पेसिफिकली यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रेंज वो 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होगा, तो ये कौन सी रीजन में होंगे? ये यूवी जो है ना, अल्ट्रावायलेट रेस कहलाते हैं। इसका यह रेंज है 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। अगर मैं विजिबल की बात करूं, तो विजिबल के लिए जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक है। तो जनरली मैं कह सकता हूं कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो ओवरऑल रेंज कितना है? ये 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक इसका रेंज है। दोनों को हम इकट्ठे क्यों डिस्कस करते हैं, कंबाइन यूवी विजिबल को? इसलिए क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं। जब भी ये किसी भी एटम पर पड़ जाती है, तो उस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन काज करता है। दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, और इसी एक्साइटेशन की वजह से हम दोनों एक जो है ना कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। और इसी वजह से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक और नाम भी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो, जब भी एब्जॉर्ब, ये जो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं किसी भी एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, ये वेरियस टाइप्स ऑफ क्या है? ये एनर्जी लेवल है। एब्जॉर्प्शन जो होता है, जब भी ये रेडिएशन किसी भी एटम पे पड़ जाती है, तो ये एब्जॉर्ब होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ रूल्स है। नंबर फर्स्ट रूल ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा इस केस में वेवलेंथ का, वो डिपेंड करता है उन एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस पर। उन दो एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल, ये एनर्जी लेवल है हमारे पास, और ये एनर्जी लेवल फर्स्ट है, इसको मैं कहता हूं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट एनर्जी लेवल में लेट सपोज कर ले 10 जूल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सपोज कर ले, और सेकंड में 20 जूल एनर्जी है। अब इस पर यहां पे रेडिएशन आते हैं यूवी विजिबल, तो अब ये क्या करेगा? ये लेट सपोज कर ले हम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं 2 में, फर्स्ट शेल से दूसरी शेल में। तो अब ये कौन सी रेडिएशन इस यूवी विजिबल से एब्जॉर्ब करेगा? या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के दरमियान होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करना चाहते हैं सेकंड शेल में, दूसरी शेल में, तो उन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के मुताबिक जो एनर्जी का वेवलेंथ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होगा, उसी को ये एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये 20 जूल है सेकंड शेल, और ये पास ये 10 जूल है, तो 20 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 10 जूल है। तो अब ये क्या करेगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो 10 जूल वाला जो प्रोटॉन होगा, जो रेडिएशन होंगे, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। तो याद रखिए, जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है एटम, जब ये एब्जॉर्प्शन इस पे जो रेडिएशन पड़ती है, तो ये उस स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है जो उन दोनों एनर्जी लेवल, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, उन दोनों शेल्स के दरमियान, उन दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो ये उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। नंबर फर्स्ट। नंबर 2, एट अ टाइम। याद रखिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एट अ टाइम, एक ही एटम के अंदर ये एक ही प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन वो रिमेन अनअफेक्टेड रहेंगे। देखो, एट अ टाइम
एक ही टाइम पे, एक ही वक्त में, मतलब ये कि अगर रेडिएशन पड़ रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, बल्कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट हो जाएगा। एट अ टाइम ओनली वन प्रोटॉन इज एब्जॉर्ब, एक ही वक्त में एक ही प्रोटॉन एब्जॉर्ब होगा, एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, एक ही प्रोटॉन एब्जॉर्ब होगा, और उसी वजह से, एक ही प्रोटॉन की एब्जॉर्प्शन की वजह से एक एटम के अंदर सिर्फ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका एक्साइटेशन होगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, ये होता है टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू Beer-Lambert law, according to Beer-Lambert law। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये बियर-लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक होता है। बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है? दो लॉ है, एक बियर का, एक लैम्बर्ट का लॉ है, दोनों में डिस्कस करता हूं। नंबर फर्स्ट क्या है? बियर लॉ। बियर लॉ क्या कहलाता है? बियर लॉ का स्टेटमेंट ये है, बियर लॉ का ये स्टेटमेंट है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखिए इसका स्टेटमेंट क्या है? जो एब्जॉर्प्शन होता है, ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के साथ? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब है, सी होता है कंसंट्रेशन, मतलब होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो मोर कंसंट्रेटेड होगा, और जितना एक सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा वो सॉल्यूशन मोर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, यानी वो एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ये लॉ है क्या? बियर लॉ। दूसरे लॉ है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक, दूसरा क्या लॉ है? लैम्बर्ट लॉ। दूसरा है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक, लैम्बर्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के साथ? पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आर केविट, यानी जो केविट आप लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेट सपोज कर ले आपके पास एक केविट ये है और दूसरा केविट आपने ये लिया है, इन दोनों में सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग गौर करें, ये पाथ लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये इसका एल है, पाथ लेंथ। तो इसमें से इस केविट में इसका पाथ लेंथ क्या है? स्मॉल है, छोटा है, लेंथ कम है इसका। इस केस में देखिए, इसमें सॉल्यूशन मौजूद है ना, इसमें भी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का जो केविट है इसका जो पाथ लेंथ है वो ज्यादा है। तो लैम्बर्ट कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो पाथ लेंथ के डायरेक्टली रिलेटेड है। मीन जितना ये एल, ये जो पाथ लेंथ है, जितना ये एल पाथ लेंथ ज्यादा होगा उतना ही वो सॉल्यूशन मोर एब्जॉर्प्शन करेगा, और जितना किसी सॉल्यूशन का पाथ लेंथ और जो एल हो वो कम हो, वो सॉल्यूशन कम एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये कहलाता है लैम्बर्ट लॉ। अब एक लॉ ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं मैं, ये दूसरा लॉ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों लॉ को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ द लॉज, लैम्बर्ट लॉ एंड बियर लॉ। तो दोनों में अगर आप देखिए ए और ए, यानी जो एब्जॉर्प्शन है वो कॉमन है, डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज? इस केस में सी है, इस केस में एल है, तो ये लिखता हूं सी और दूसरा लिखता हूं एल। अब जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो उसकी जगह में कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां मैं कांस्टेंट लगाता हूं, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ये कहलाता है कांस्टेंट। एप्सिलॉन क्या? यहां पे कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एप्सिलॉन क्या है? ये कहलाता है
मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी। अब ये तो हो गया लैम्बर्ट बियर लॉ। यहां तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। कल लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं, कौन कौन से किस्म है और कैसे होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, ये हम अगले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।